जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के लेक्चर में। दोस्तों आज के लेक्चर में प्लाज्मा वर्सेस सीरम यानी कि प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है, प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होता है, उसको हम पूरे कॉन्सेप्ट बेस में और जो इनके जो मेजर जो डिफरेंस है उसको बहुत ही प्रैक्टिकली तरीका से समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में प्लाज्मा और सीरम को एक एक करके समझते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और सीरम क्या होता है। सबसे पहले प्लाज्मा को हम समझते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भाई दो टेस्ट ट्यूब इस तरह से रखा गया है और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, ब्लड रखा गया है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में पहला टेस्ट ट्यूब की बात करें तो ये टेस्ट ट्यूब में होल ब्लड रखा गया है जो अभी अभी कुछ समय पहले मरीज से लेकर के उनका सैंपल कलेक्ट करके लाया गया है। अब ये जो ट्यूब है वो एक एंटीकोगुलेंट ट्यूब है जिसमें ईडीटीए यानी कि एथिलीन डाई एमीन टेट्राएसिटिक एसिड क्या है भाई, एंटीकोगुलेंट केमिकल इसमें मिला हुआ है। दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे ब्लड में प्लाज्मा आपको तभी प्राप्त होगा जब आप किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट का यूज ब्लड के साथ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जो ब्लड का कलेक्शन किया है एक ईडीटीए एंटीकोगुलेंट ट्यूब में किया है। अब होता क्या है, ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ब्लड क्या है भाई, दो भागों में सेपरेट हो जाएगा, दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसके बाद आपको कुछ इस तरह से ब्लड दिखाई देगा जिसमें आप देखेंगे अपर भाग में अपर पोर्शन पे आपको पेल येलो कलर के एक लिक्विड पार्ट दिखाई देगा जिसको हम प्लाज्मा के रूप में जानते हैं। और नीचे बॉटम को देखेंगे तो इस तरह से भाई लिक्विड के नीचे जितने जो हमारा सेलुलर फॉर्म है, जितने जो सेलुलर एलिमेंट है जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट क्या है भाई, मिला हुआ है। तो इस तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण ये नीचे सेटल डाउन होता है। जितने जो सेलुलर एलिमेंट यहाँ पे सेपरेट हुआ है जिसमें रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट, वो भाई क्लॉट नहीं है बल्कि वो अलग अलग फॉर्म पे क्या है, अलग अलग फॉर्म पे मौजूद है, नीचे सेटल डाउन है। अब भाई ये जो ट्यूब है उसको मैं बार बार क्या करूंगा, इस तरह से मिक्स करूंगा जिसमें सेल और प्लाज्मा क्या होगा भाई, एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब होता क्या है, बार बार आप इसको मिक्स करो, हिलाओ, उसके बाद आप बार बार क्या करो, उसको सेंट्रीफ्यूज करो, तो फिर से क्या होगा भाई, इस तरह से सेटल डाउन होगा जिसमें क्या जितने जो सेलुलर एलिमेंट्स नीचे होगा और प्लाज्मा क्या होगा भाई ऊपर होगा। तो ये क्या होता है भाई, रिवर्सिबल होता है, मतलब क्लॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंटीकोगुलेंट का जो नेचर होता है वो ब्लड को क्या करते हैं भाई, क्लॉट होने नहीं देता है। तो इस तरह से आप प्लाज्मा को भाई समझ सकते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। इसके पहले हम इसके कंपोजिशन को आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए थे। प्रोटीन की बात करें भाई तो इसमें तीनों प्रकार की प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन मौजूद होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें जैसे ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, एंजाइम्स हो गया, तो वो पूरे मौजूद होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सोडियम पोटेशियम मौजूद होता है। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस की बात करें, वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, ये सभी प्लाज्मा में मौजूद होता है। और गैस की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो गैस इसमें मौजूद होता है। तो इस तरह से दोस्तों देखें प्लाज्मा को तो याद रखेंगे प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है। किसी भी प्रकार का जब आप एंटीकोगुलेंट का यूज ब्लड के लिए करेंगे और जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो लिक्विड पार्ट होगा ऊपर जो हमारा सेपरेट होगा वो हमारा प्लाज्मा होगा जो 55% होगा। तो दोस्तों सीरम की बात करें तो इसको समझना बहुत ही सरल और आसान है। तो आप देखेंगे भाई मेरे हाथ में दो टेस्ट ट्यूब रखा गया है और दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है भाई, ब्लड रखा गया है। मेरे हाथ में जो ट्यूब है भाई वो रेड कैप वाला है, लाल कलर का ढक्कन वाला है। मार्केट में आपको प्लेन ट्यूब के नाम से मिल जाएगा जिसमें किसी भी प्रकार का भाई एंटीकोगुलेंट मौजूद नहीं होता है, याद रखेंगे। अब क्या होता है, ये जो ट्यूब में रखा गया ब्लड से आपको सीरम प्राप्त करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 30 टू 45 मिनट के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको टेस्ट ट्यूब रेक में खड़े कर देते हैं, इसको स्टैंड करके रखते हैं। अब 30 टू 45 मिनट के बाद जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे भाई तो क्या होगा, जैसे आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दो भाग में जो ब्लड है वो सेपरेट दिखाई देगा जिसमें ऊपर पेल येलो कलर का, हमारा लाइट येलो कलर का लिक्विड मौजूद होगा। अब इसी लिक्विड को भाई हम क्या है, सीरम के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, ट्यूब में आप देखेंगे ऊपर क्या है भाई, सीरम हमारे सेपरेट हुए है और नीचे बॉटम को देखेंगे तो जितने जो सेलुलर एलिमेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तो वो भाई क्लॉट फॉर्म में है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है।
फाइब्रिन का जाल उसमें बना है और फाइब्रिन के साथ वो भी क्या है भाई, क्लॉटेड है। इसमें किसी भी प्रकार का जो सेल है वो फ्री फॉर्म पे नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप सीरम पे याद रखेंगे कि सीरम क्या होता है। अब दोस्तों सीरम की कंपोजिशन की बात करें, सीरम कंपोनेंट की बात करें ब्लड में, तो यहाँ पे याद रखेंगे सीरम में जो वाटर के वॉल्यूम होता है भाई वो प्लाज्मा के अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। इसमें वाटर के जो वॉल्यूम होता है वो भाई 90% होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन होता है ब्लड का, यहाँ पे देख रहे होंगे ब्लड क्या है भाई, क्लॉटेड है। तो जैसे ही क्लॉट फॉर्मेशन होता है ट्यूब में ब्लड रखने के बाद, तो फाइब्रिन के द्वारा इस तरह से फाइब्रिन नेटवर्क बन जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे क्लॉट फॉर्मेशन होता है ब्लड में, तो सीरम का कुछ वाटर ये क्लॉट के साथ क्या होता है भाई, कंसिस्ट हो जाता है, मिल जाता है, जिसके कारण याद रखेंगे सीरम में वाटर को जो वॉल्यूम है भाई क्या होता है, 90% होता है, जिसके कारण सीरम की जो वॉल्यूम है भाई वो 55% से कम होता है। तो इस तरह से आप मेजर डिफरेंस को याद रखेंगे प्लाज्मा और सीरम का। इसके बाद सीरम की कंपोजिशन को देखें तो इसमें प्रोटीन के रूप में मौजूद होता है भाई हमारा एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। अब दोस्तों एक प्रोटीन इसमें मिसिंग होता है जो कि फाइब्रिनोजन क्या होता है भाई इसमें अब्सेंट होता है। तो इस बातों को आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, नाइट्रोजनस सब्सटेंस की बात करें और गैस की बात करें, तो इनकी जो कंपोजिशन है सीरम में वो प्लाज्मा के बराबर होता है। सिर्फ एंड सिर्फ जो प्रोटीन जो फाइब्रिनोजन होता है भाई वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इस पॉइंट को आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होता है वो सीरम में अब्सेंट होता है। अब इनकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो याद रखेंगे सीरम जो होता है वो लिक्विड पार्ट ऑफ क्लॉटेड ब्लड होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट का यूज नहीं करते हैं। प्लाज्मा और सीरम के मेजर डिफरेंस को समझना बहुत ही आसान है। ये है भाई एंटीकोगुलेंट टेस्ट ट्यूब और ये है प्लेन टेस्ट ट्यूब। तो जब आप प्लेन टेस्ट ट्यूब में किसी भी प्रकार का सैंपल लेंगे ब्लड का और उसमें जो सेपरेट होगा लिक्विड वो क्या होगा भाई, सीरम होगा। और जब आप एंटीकोगुलेंट ट्यूब में किसी भी ब्लड का सैंपल कलेक्ट करेंगे किसी भी व्यक्ति का, उसमें जो लिक्विड सेपरेट होगा वो क्या है भाई, प्लाज्मा है। तो सबसे मेजर डिफरेंस तो भाई ये है। और दूसरी जो मेजर डिफरेंस है वो भाई क्या है, इसमें फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन्स होता है वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। यहाँ पे प्लाज्मा और सीरम के बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सरल है। जब आप ब्लड में किसी भी प्रकार के एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं तो भाई हमारा प्राप्त होता है प्लाज्मा। लेकिन आप प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करेंगे भाई, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो लिक्विड प्राप्त होगा ब्लड में वो कहलाता है भाई हमारा सीरम। तो इस तरह से याद रखेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वो 55% होता है हमारे ब्लड में। और सीरम की वॉल्यूम की बात करें भाई तो कुछ मात्रा में क्लॉट होने के टाइम क्या होता है, सीरम का जो वाटर है वो क्लॉट के साथ मिक्स हो जाता है, कंसिस्ट हो जाता है, जिसके कारण सीरम का जो वॉल्यूम होता है ब्लड में वो 55% से लेस होता है, कम होता है। अब दोस्तों प्लाज्मा में वाटर वॉल्यूम की बात करें तो 90 से 92% हमारे वाटर मौजूद होता है प्लाज्मा में। सीरम में वाटर वॉल्यूम की बात करें तो इसमें, इसके बाद सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो याद रखेंगे किसी भी एंटीकोगुलेंट ट्यूब में ब्लड को आप क्या करके भाई, कलेक्ट करके कुछ समय बाद आप तुरंत क्या कर सकते हैं भाई, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं एंटीकोगुलेंट के साथ। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब सीरम के लिए सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो यहाँ पे याद रखेंगे जब तक कि ब्लड क्लॉट नहीं होता है सैंपल लेने के बाद, तब तक हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, 30 to 40 मिनट का वेट करते हैं। जैसे क्लॉट हो जाता है ब्लड उसके बाद क्या करते हैं भाई, हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज के बाद हम सीरम प्राप्त करते हैं, याद रखेंगे। अब दोस्तों प्लाज्मा की स्टोर की बात किया जाए, इसकी स्टोरेज की बात किया जाए तो एंटीकोगुलेंट के साथ इसको आप कुछ महीनों से 1 साल तक के आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। सीरम की बात किया जाए, किसी भी प्रकार का एंटीकोगुलेंट, किसी भी प्रकार का प्रिजर्वेटिव एंटीकोगुलेंट के रूप में मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण हम इसको कुछ दिन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसके बाद ब्लड सेल्स की बात करें तो प्लाज्मा का जब हम सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं प्लाज्मा, तो एंटीकोगुलेंट ट्यूब में क्या होता है, एक एंटीकोगुलेंट केमिकल होने के कारण क्या होता है भाई, जितने जो WBC होता है, जितने जो प्लेटलेट होते हैं, जितने रेड ब्लड सेल होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इस तरह से फ्री फॉर्म पे ये होता है, किसी भी प्रकार का इसमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता है, याद रखेंगे। और सीरम की बात करें तो जितने जो
रेड ब्लड सेल है, जितने जो WBC है, जितने जो प्लेटलेट हो, क्या होते हैं भाई, फाइब्रिन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इस तरह से याद रखेंगे, फाइब्रिन के साथ, क्लॉट के साथ जितने जो हमारे ब्लड सेल्स है वो अटैच होता है, इस तरह से याद रखेंगे। अब दोस्तों लास्ट हम प्लाज्मा की यूज की बात करें, प्लाज्मा में इसका जो यूज होता है वो ब्लड वॉल्यूम को क्या करने के लिए भाई, इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में हम प्लाज्मा थेरेपी का यूज करते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जाता है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो विशेष रूप से याद रखेंगे, ब्लड में हम ग्लूकोज, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हम जो ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं वो हम प्लाज्मा के द्वारा ही करते हैं अधिकतर, याद रखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में प्लाज्मा के यूजेस को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं। दोस्तों अगर चैनल पे आप नए होंगे तो इसके पहले की वीडियो को आप देखने की जरूर कोशिश करेंगे। अब सीरम की यूज की बात करें तो याद रखेंगे, सीरम का जो यूज मेन होता है भाई वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए होता है। जितने प्रकार के हम पैथोलॉजी में टेस्ट लगाते हैं सीरम से, जैसे कि लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, और जितने जो हार्ट संबंधी जितने जो टेस्ट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन की जांच हो गया, एंजाइम्स की जांच हो गया, हार्मोन्स की जांच हो गया, तो जितने प्रकार के हम प्रोटीन्स और जितने सब्सटेंस की जो जांच करते हैं सीरम से, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत भाई हम सीरम से ही टेस्ट लगाते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, याद रखेंगे। इसके अलावा सीरम का जो यूज है वो रिसर्च कार्यों के लिए भी किया जाता है। और दूसरा ब्लड बैंकिंग जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें बहुत ही सरल तरीका से और कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ाएंगे। जितने जो ब्लड ग्रुपिंग जो टाइप होता है तो हम सीरम से भी ब्लड ग्रुप का टाइप करते हैं। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम क्रॉस मैचिंग की जो प्रोसेस है उसको हम सीरम से ही करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे प्लाज्मा और सीरम में बेसिक और मेजर डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार कमेंट करके अपना जो डाउट है, अपना जो संदेह है उसको प्रकट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों मिलते हैं मेट्रोलॉजिक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।